नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम फिजिकल एजुकेशन की यूनिट 6 टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन को देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप देखते रहिएगा इस वीडियो को और इस वीडियो के अंदर हम बहुत कमाल धमाल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लेटेस्ट सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से इस चैप्टर को देखेंगे। साथ ही मैंने आपके लिए बहुत ही कमाल धमाल तरीके के नोट्स बना रखे हैं जिनको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ ही इमेजेस के माध्यम से इस चैप्टर को देखेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमें सारी चीज़ें याद हो जाएगी और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे जिसमें MCQ 2 मार्क 3 मार्क 5 मार्क क्वेश्चन रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 6 ऑफ फिजिकल एजुकेशन और इस यूनिट का नाम है टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। तो इस यूनिट के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि ये आखिर होते क्या हैं, फिर हम देखेंगे कि इनका इंपॉर्टेंस क्या है, फिर हम देखेंगे कि कैसे BMI वेस्ट हिप रेशियो और स्किन फोल्ड मेजरमेंट किया जाता है, सोमेटोटाइप्स क्या होते हैं और क्या होता है हेल्थ रिलेटेड फिटनेस और कैसे उसको मेज़र किया जाता है। आप में सर बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि सर कौन से फिजिकल एजुकेशन की किताब को परचेज़ किया जाए और कौन सी किताब को आप यूज़ करते हैं। तो यार देखो, मैं अपने नोट्स को बनाने के लिए फिजिकल एजुकेशन की ये वाली किताब का यूज़ करता हूँ। बहुत सारी किताबों को मैंने सर्च किया, उसके बाद ये वाली किताब मुझे अच्छी लगी जो कि गुरुकुल बाय ओसवाल की, और बहुत ही कमाल की वाली किताब है क्योंकि इसमें जो लेटेस्ट CBSE का पैटर्न है उसको बहुत ही अच्छे से यहाँ पर जमाया गया है और साथ ही यहाँ पर प्रैक्टिकल्स को भी इंक्लूड किया गया है। तो यार बच्चों की एक बड़ी समस्या रहती है कि सर प्रैक्टिकल के टाइम पे क्या गाइड को हम रेफ़र करें, तो इस एक किताब में आपको प्रैक्टिकल भी मिल रहे हैं। तो बहुत ही प्रैक्टिकल किताब है और इसको ज़रूर से आपको परचेज़ करना चाहिए क्योंकि इसमें आपको MCQ और जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो भी बहुत ही अच्छे से दे रखे हैं और साथ ही जो अपने नोट्स हैं उनको भी इस किताब का इस्तेमाल करके बनाया गया है। तो मस्ट हैव किताब है और इसका बाय लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से आप जो भी बेस्ट ऑफर है उसके साथ इसको परचेज़ कर सकते हैं। बढ़ते हम आगे और सबसे पहले हम देखते हैं कि यार टेस्ट क्या होता है। तो टेस्ट बेसिकली एक ऐसा टूल है जिसको यूज़ किया जाता है एक व्यक्ति की स्किल, नॉलेज और कैपेसिटीज़ को इवैल्यूएट करने के लिए या फिर उसके जो एप्टीट्यूड है उसको इवैल्यूएट करने के लिए। तो अब हम टेस्ट किसी इंडिविजुअल का भी ले सकते हैं और पूरे ग्रुप का भी लिया जा सकता है ना। जैसे आपने देखा होगा जो क्रिकेट मैच होता है तो उसमें पूरा ग्रुप का एक तरह से वो टेस्ट रहता है। देन इसकी एक अल्टरनेट डेफिनेशन ये भी है कि एक ऐसा टूल है जिसको यूज़ किया जाता है जिससे हम क्वालिटी, परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी ऑफ द टास्क कंप्लीटेड बाय पर्सन को इवैल्यूएट करते हैं। तो ये होता है टेस्ट। तो दोनों में से जो भी आपको परिभाषा अच्छी लगे उसको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड आता है मेजरमेंट क्या होता है। तो मेजरमेंट में बेसिकली हम डेटा को और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं अबाउट सर्टेन स्किल या क्या लेवल ऑफ फिटनेस है इंडिविजुअल का, तो उसको हम कुछ रेलेवेंट टेक्निक और टेस्ट के माध्यम से मेज़र करते हैं, है ना। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा कि आपने फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स का टेस्ट दिया, है ना, मैथ्स का आपने टेस्ट दिया और उस टेस्ट में आपके कितने मार्क्स आए, आपके 100 में से 80 मार्क्स आए। तो ये 80 मार्क्स क्या हो गया, ये बेसिकली एक मेज़रमेंट है आपके टैलेंट का, है ना, या फिर आपकी तैयारी का मेजरमेंट है कि आप मैथ्स में कितने प्रिपेयर्ड हैं। आप 100 में से 80 मार्क्स लाने इतने प्रिपेयर्ड हैं, तो वो बेसिकली मेजरमेंट हो गया। इसकी एक और परिभाषा ये है कि इट इज़ अबाउट द कलेक्शन ऑफ डेटा अबाउट परफॉर्मेंस या टास्क, है ना। तो बेसिकली हम डेटा को कलेक्ट करते हैं और ये कौन सा डेटा है, तो डेटा दैट इज़ कंप्लीटेड या एक ऐसा टास्क जिसको किसी स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा कंप्लीट किया गया है। वहीं पर जो तीसरी डेफिनेशन वो है इवैल्यूएशन की। इवैल्यूएशन मतलब एक सिस्टमेटिक डिटर्मिनेशन होता है ऑफ सब्जेक्ट की मेरिट का, उसके वर्थ और उसके सिग्निफिकेंस का, और इसमें एक पहले से ही सेट क्राइटेरिया स्टैंडर्ड रहता है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। या फिर इसकी एक अल्टरनेटिव डेफिनेशन ये भी रह सकती है कि एक ऐसी प्रोसेस ऑफ एजुकेशन है जो कि इन्वॉल्व करती है कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम द प्रोडक्ट्स विच कैन बी यूज्ड फॉर कंपैरिजन, है ना। तो हम डेटा को कलेक्ट करते हैं फिर उसको हम कंपेयर करते हैं एक स्टैंडर्ड डेटा से और एक प्री कंसीव क्राइटेरिया से हम डेटा को यहाँ पर कंपेयर करते हैं, लास्ट में एक अपना जजमेंट निकालते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा ग्रेड A, B, C, है ना। तो आपको बचपन में ऐसी ग्रेड्स दी जाती थी कि अगर किसी के 90 से 100 के बीच में मार्क्स है तो वो उसको A ग्रेड मिलेगी। देन 80 से 90 के बीच में है तो B ग्रेड मिलेगी, 60 से 80 के बीच में है तो C ग्रेड मिलेगी। तो ये क्या है, ये पहले से हमने एक स्टैंडर्ड डेटा बना रखा है। अब किसी बच्चे के मार्क्स आते हैं 94, तो हम उसको कंपेयर करेंगे इस स्टैंडर्ड डेटा से कि हाँ यार 90 से 100 की रेंज में है, तो हम उसको कौन सी रेट दे दें, हम उसको A ग्रेड दे देंगे, है ना। इसी प्रकार से अलग अलग तरह के क्लासिफिकेशन रहते हैं। लाइक जैसे यहाँ पर एक इमेज में दिख रहा है आपको आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड, सेटिस्फैक्ट्री। तो एक डेटा हमने मेजर किया मेजरमेंट वाले फेज में, फिर हमने स्टैंडर्ड डेटा से जब उसको कंपेयर किया तो उसको इवैल्यूएशन बोलते हैं। अब अगर हम इसको बहुत ही सिंपल टर्म्स में बोलें तो जैसे आपका फिजिकल एजुकेशन का एक टेस्ट हुआ, है ना, तो वो तो हो गया आपका एक टेस्ट।
जिसमें आपको एक पेपर दिया जाएगा, आपको क्वेश्चंस के आंसर लिखने पड़ेंगे। फिर सेकंड इसकी स्टेप क्या होगी, मेजरमेंट, है ना, जिसमें आपकी कॉपीज़ को चेक किया जाएगा और आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे। जैसे किसी को 100 में से 95 मार्क्स मिल गए। अब तीसरा पार्ट क्या होगा, इवैल्यूएशन, कि आप कॉपी लेके मेरे पास आएंगे कि सर 95 मार्क्स आए, अब आप बताओ कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी है। तो मैं स्टैंडर्ड डेटा से इसको मैच करूंगा कि हाँ यार आप 90 से 100 वाली रेंज में, मतलब आप आउटस्टैंडिंग वाली कैटेगरी में आते हैं। किसी को मार्क्स आते हैं 64, तो हम देखेंगे यार 64 तो आ रहा है सी वाली कैटेगरी में, मतलब हाँ ठीक है आपका सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है, लेकिन आप वेरी गुड और आउटस्टैंडिंग की तरफ जा सकते हो। तो ये होता है टेस्ट, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन। अब क्या इसका इंपॉर्टेंस रहता है, तो हम जो भी ऑब्जेक्टिव्स है हमारे गेम के उसको फ्रेम कर पाते हैं, प्लेयर का सिलेक्शन कर पाते हैं, है ना, कि किसको टीम में लें और किसको ना लें, और जो भी लर्नर्स हैं उसको इवेलुएट करते हैं। जैसे जो जनरली स्कूल में आपने देखा ही होगा ना, आप सब लर्नर्स हैं और आपके जो टीचर है वो आपको इवेलुएट करते हैं। देन टीचिंग प्रोग्राम को भी इवेलुएट किया जाता है ना, कई बार टीचर्स का भी टेस्ट होता है कि लो आप जो पढ़ा रहे हो उसका खुद तो टेस्ट दो, है ना, खुद पास हो रहे हो नहीं हो रहे हो। देन कैपेसिटी और एबिलिटीज़ को हम जान सकते हैं किसी भी प्लेयर की। तो लगभग तीनों का एक ही काम है ना, अगर आपसे अलग अलग पूछ ले तो भी आपको यही लिखना है, और एक साथ पूछे तो लिखना ही है। देन इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कैलकुलेशन BMI, वेस्ट हिप रेशियो और स्किल फोल्ड का। तो सबसे पहले BMI क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म सबसे पहले तो याद रखना, बॉडी मास इंडेक्स। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला रहता है। वेट जो रहता है इसको आपको लेना रहता है किलोग्राम्स में, और हाइट जो रहती है इसको आपको लेना रहता है मीटर्स में, और मीटर का हम कर देते हैं स्क्वायर। ठीक है, तो वेट इज टेकन इन kg, हाइट इज टेकन इन मीटर, और मीटर का होता है स्क्वायर, दोनों को कर दिया जाता है डिवाइड। अब इसका जब आप एक है ना फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हो तो आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी बनती है ना, अगर आपकी वैल्यू 18.6 से कम या बराबर आती है ना, तो यहाँ पर अगर साइन कैसा रहता है, कम या बराबर का, तो फिर आप 18.6 यूज़ करना। सिर्फ अगर आप कम वाला साइन यूज़ कर रहे हो तो फिर आप 18.5 भी यहाँ पर बोल सकते हो। ठीक है, तो कई जगह आपको 18.6 दिखेगा, उसका मतलब होता है लेस देन इक्वल टू, और अगर 18.5 है इसका मतलब उससे तो कम ही होना चाहिए। ठीक है, तो नहीं, यहाँ पर 18.5 में आएगा लेस देन इक्वल टू, और 18.6 में आएगा कम वाला साइन, है ना, क्योंकि वो तो बड़ा है। तो अगर किसी का वेट जैसे आता है 19, है ना, तो हम उसको कौन सी रेंज में डाल देंगे, 19 वाला आ जाएगा नॉर्मल वाली रेंज में। ठीक है, तो ये रेंज अपने को याद रखनी है कि अगर किसी का 18.5 से कम हो गया तो वो तो हो गया अंडर वेट। फिर 18.5 से 24.9 के बीच में उसका स्कोर आया तो वो जाएगा नॉर्मल वेट, है ना, जो कि परफेक्ट होता है। फिर 25 से 29.9 में आया तो वो हो जाएगा ओवर वेट, कि भाई साहब तू मोटा हो रहा है। फिर उसके बाद 30 से 34.9 आया तो ओबेसिटी क्लास 1 के अंदर वो आएगा। 35 से ऊपर आया तो फिर ओबेसिटी क्लास 2, और एक और इसमें क्लासिफिकेशन रहता है कि, है ना, 35 से 39.9 तो ओबेसिटी क्लास 2, और 40 प्लस अगर चल जाता है तो फिर ओबेसिटी क्लास 3, अत्यंत मोटू, है ना। या फिर आप इसको यही वाला अगर याद रखो तो ये भी कर सकते हो कि ओबेस और फिर 35 प्लस एक्सट्रीमली ओबेस, दोनों में से कोई सा भी याद रख लेना। देन उसके बाद एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट BMI ऑफ ए मेल पर्सन जिसका बॉडी वेट है 80, है ना, फॉर्मूले में पुट करेंगे 80 kg डिवाइड बाय हाइट मीटर में ही दे रखी है। आप याद रखना एग्जाम में आपको 160 सेंटीमीटर भी दे रखा रह सकता है, तो सबसे पहले तो आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा 1.6 मीटर। तो 1.6 मीटर का स्क्वायर करेंगे, है ना, तो ये नीचे क्या जाएगा 2.56 आ जाएगा, ऊपर 80 आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो ये 31.5 के आसपास कुछ आएगा वैल्यू, है ना। तो 31.5 हमने क्या देखा था, ये रेंज है 30 से लेकर 34.9 वाली रेंज जो आपकी है वो है ओबेसिटी वाली, है ना। तो जो कैटेगरी हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, ओबेसिटी, और स्पेसिफिकली बोले तो ओबेसिटी क्लास 1, और जो BMI हो जाएगा वो जाएगा 31.5। ठीक है, तो इस तरह से आपसे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने का आ सकता है। नेक्स्ट आ जाता है वेस्ट टू हिप रेशो। तो ये क्या रहता है, बेसिकली इसमें हम मेजर करते हैं वेस्ट का सरकमफ्रेंस, उसको डिवाइड कर देते हैं हिप के सरकमफ्रेंस से। तो यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहा है, तो ये वेस्ट का सरकमफ्रेंस है और नीचे वाला जो पार्ट है ये हिप का सरकमफ्रेंस है, तो दोनों को मेज़र किया जाता है। अब जो इससे वैल्यू आती है उससे हम क्या पता लगा सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं रिस्क का एक फैक्टर, कि यार इसको हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ का टाइप 2 होने की संभावना है या फिर नहीं। देन इसके बाद ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, वेस्ट का सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय हिप का सरकमफ्रेंस, और ये दोनों लेते हैं अपन इंचेस में, है ना, तो यूनिट भी याद रखना है। फिर ये एक टेबल है ना, इस टेबल को आपको एग्जैक्टली याद नहीं रखना है, एक रफ आइडिया रखना है मेल में फीमेल में। तो ये इस साइड जो है ये मेल की है, इस साइड फीमेल की है। देन अगर BMI है ना, तो सबसे पहले तो हम BMI देख रहे हैं, फिर हम एक और ये दो वैल्यू देख रहे हैं, है ना। तो अगर किसी का BMI 20 से 25 के बीच में है
और उसका ये जो रेशियो है ये 0.85 से कम आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि यार इसका जो वेस्ट टू हिप रेशियो है वो कम है ना। वहीं पर अगर इस व्यक्ति का BMI क्या है अपने पास ये है और 0.85 से 1 आ रहा है, तो फिर हम बोलेंगे कि भाई साहब लो है ना। और इस प्रकार से महिलाओं के लिए भी ये सेम हो जाएगा। तो ये अपने को टेबल बस एक रफली याद रखनी है, मेन एग्जाम में यहाँ पर फॉर्मूला जरूर याद रखना है। जैसे इससे इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर इंडिविजुअल है ना, एग्जाम में दे रखा होगा मेल है फीमेल है, तो मेल दे रखा है, वेस्ट का सरकमफ्रेंस पहले इंचेस में दे रखा है, हिप का सरकमफ्रेंस इंचेस में दे रखा है, कैलकुलेट करना है वेस्ट हिप रेशो। तो वेस्ट हिप रेशो क्या होता है, सबसे पहले वेस्ट का सरकमफ्रेंस फिर हिप का सरकमफ्रेंस डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.68। अब 0.68 जो है अगर हम टेबल को देखेंगे तो इन केस ऑफ मेल जो वेस्ट टू हिप रेशो है सो इट इज़ एट हेल्थ रिस्क है ना। तो यहाँ पर अगर इन इंडिविजुअल मेल इज़ नॉट एट हेल्थ रिस्क इन केस ऑफ मेल इफ़ द, हाँ तो अपने को आंसर कहाँ तक करना है, बस यहाँ तक। नीचे वाले में तो बस ये बता रखा है कि अगर 1 से ऊपर हो जाता है मेल के केस में तो फिर हम बोलेंगे कि भाई वो हेल्थ रिस्क पे, 1 से कम आ रहा है इसका मतलब भाई साहब वो हेल्थ रिस्क उसको नहीं है। हेल्थ रिस्क मतलब क्या, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, इन सभी का खतरा उसको नहीं है। तो बेसिकली फॉर्मूला याद रखना है, आपका काम बन जाएगा। फिर स्किन फोल्ड मेजरमेंट है ना, तो ये क्या होता है, 3 साइट 7 साइट, इसमें अलग अलग साइट्स रहती है ना कि कितने जगहों से अपने को स्किन को मेजर करना है, लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है 3 साइट वाला ही है। तो 3 साइट स्किन फोल्ड एक ऐसा तरीका है जिससे हम बॉडी के फैट के परसेंटेज को एस्टिमेट करते हैं, मेजर करते हैं। और क्या मेजर करते हैं हम यहाँ पर से, थिकनेस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट। सबक्यूटेनियस फैट क्या होता है, एक ऐसा लेयर ऑफ फैट दैट इज स्टोर्ड जस्ट बीनीथ द स्किन। तो स्किन और स्किन के जस्ट नीचे जो फैट होता है उसको हम यहाँ पर से मेजर करते हैं। अब 3 साइट है तो कौन सी 3 साइट से हम फैट को मेजर करेंगे, तो देखो जो मेल है उसमें हम सबसे पहले चेस्ट से देखेंगे, एब्डोमेन मतलब जहाँ पर एब्स वगैरह बनते हैं, पेट वाला इलाका, और थाई, यहाँ से हम सैंपल लेंगे, ठीक है। और महिलाओं में कहाँ से लिया जाएगा, तो महिलाओं में एक तो ट्राइसेप्स, तो बाइसेप्स रहते हैं आगे, ट्राइसेप्स रहते हैं पीछे की साइड है ना, तो इसलिए यहाँ पर एक बैक साइड वाला फोटो भी महिलाओं में बना हुआ है। तो ट्राइसेप्स से सैंपल लेंगे। फिर स्प्रूएलिएक है ना, स्प्रूएलिएक मतलब जो हिप बोन रहती है उसका जस्ट ऊपर वाला, तो आप मान के चल सकते हो वेस्ट के आसपास से एक यहाँ पर सैंपल लिया जाएगा और एक थाई से लिया जाएगा। तो महिला और पुरुष में क्या सेम है, थाई वाला पार्ट सेम है ना। यहाँ पर पुरुषों में एब्डोमेन का ले रहे हैं तो महिलाओं में स्पेरेलिक का ले रहे हैं, और यहाँ पर पुरुषों में चेस्ट का ले रहे हैं तो महिलाओं में ट्राइसेप्स ले रहे हैं। तो याद रखना है, यहाँ से MCQ बनेगा तो MCQ में यही पूछा जाएगा कि कहाँ से सैंपल लिया जा रहा है, या फिर आपसे वो पूछ लेगा इनमें से कहाँ से नहीं लिया जा रहा है ना। और मेन में कहाँ से नहीं लिया जा रहा है उसमें एक वो जोड़ देगा ट्राइसेप्स, तो फिर आंसर हो जाएगा अपना ट्राइसेप्स। तो ये 3 याद रखने हैं, 3 साइट्स, और क्या इसका बेसिक पर्पस है वो याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है सोमेटोटाइप्स। तो सोमेटोटाइप क्या होता है, हम किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को यहाँ से क्लासिफाई कर सकते हैं। और WH शेल्डन नाम के एक व्यक्ति जिन्होंने बॉडी शेप या फिजिक के बेसिस पर जो ह्यूमन बीइंग की पर्सनैलिटी है उसको 3 एक्सट्रीम बॉडी टाइप्स में क्लासिफाई किया है, जिसमें पहला है अपने पास एंडोमॉर्फिक, सेकेंड है मेजोमॉर्फिक, और थर्ड है हमारे पास पर्सनैलिटी टाइप एक्टोमॉर्फिक। अब क्या होती है एक एक करके देख लेते हैं। तो एंडोमॉर्फिक क्या होती है कि ये ऐसे लोग होते हैं जिनका राउंडेड फिजिक होता है, गोल मटोल रहते हैं, और बहुत ज़्यादा इनके बॉडी में मास रहता है। इससे क्या होता है, हिंडर होती है देयर एबिलिटी टू कम्पीट इन स्पोर्ट्स। तो बहुत ज़्यादा खेल कूद में तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे गेम्स रहते हैं जहाँ पर वजन ज़्यादा ही चाहिए होता है, जैसे वेट लिफ्टिंग हो गया, सुमो पहलवानी हो गई, पावर लिफ्टिंग हो गई, तो यहाँ पर ये लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं, गोलू मोलू लोग, ठीक है। सेकंड आ जाते हैं अपने पास मेजोमॉर्फी। तो ये जो लोग रहते हैं इनका बॉडी स्ट्रक्चर एकदम थिक बोन्स रहती है, मसल्स एकदम रेक्टेंगुलर शेप की रहती है, और लार्जर ब्रॉडर चेस्ट रहता है। साथ ही ये टॉप स्पोर्ट्स पर्सन रहते हैं किसी भी खेल के, है ना। जैसे अपन देखेंगे क्रिकेट में विराट कोहली, देन फुटबॉल में रोनाल्डो, तो इस तरह के जो भी लोग हैं, है ना, तो बिल्कुल आपको 6 पैक एब्स वगैरह और परफेक्ट बॉडी स्ट्रक्चर इनका दिखेगा, तो ये होते हैं मेजोमॉर्फी। तीसरे होते हैं एक्टोमॉर्फी, जो कि रहते हैं बहुत ही ज़्यादा दुबले पतले लोग, है ना, और इनके लिम्स एकदम इलोंगेटेड रहते हैं, मतलब लंबे लंबे रहते हैं, चेस्ट एकदम फ्लैट रहता है, बहुत लेस मसल्स रहती है, और इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो थोड़ी कम रहती है, लेकिन एंड्योरेंस या स्टेमिना जो रहता है भाई साहब वो बहुत ज़्यादा रहता है। और किस तरह के स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, एंड्योरेंस स्पोर्ट्स, जैसे कि मैराथन ना, क्योंकि मैराथन में लंबी दूरी तक आपको भागना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा मास रहेगा बॉडी में तो आप जल्दी थक जाएंगे, कम मास रहेगा तो ज़्यादा नहीं थकेंगे। तो बिल्कुल जो पतले दुबले लोग रहते हैं वो मैराथन वगैरह या एंड्योरेंस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं।
देन नेक्स्ट आ जाता है अपने पास मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, है ना। तो अब हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के कंपोनेंट अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने पिछले ही जो अपना चैप्टर था उसमें पढ़े थे। तो फिजिकल फिटनेस को यहाँ पर एडमिनिस्टर किया जाता है या टेस्ट किया जाता है, तो उसके लिए एक प्रॉपर प्लान या फिटनेस प्रोग्राम हम क्रिएट करते हैं और उसकी मदद से जो 5 कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के, उन सभी को हम यहाँ पर क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा आ जाता है कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली बॉडी की एबिलिटी होती है टू कीप द एक्सरसाइजेस लाइक रनिंग, जॉगिंग, क्योंकि इसमें आपका हार्ट और आपके लंग्स दोनों इस्तेमाल होते हैं। बहुत सारे टेस्ट यहाँ पर किए जाते हैं, सिर्फ आपको टेस्ट के नाम याद रखने, कैसे उसको परफॉर्म किया जाता है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस को मेजर करने के लिए रहता है एक रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट, है ना, जिसको हम एंड्योरेंस रन या वॉक टेस्ट भी बोल देते हैं, ब्रैकेट 1 माइल, और एक रहता है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। तो 2 टेस्ट याद रखने हैं, पहला क्या याद रखोगे, एंड्योरेंस रन या वॉक टेस्ट, और सेकंड हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। इस एंड्योरेंस रन या वॉक टेस्ट को रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि रॉकपोर्ट नाम के व्यक्ति ने इसको खोजा था। देन इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मस्कुलर स्ट्रेंथ। तो मस्कुलर स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, एक इंडिविजुअल की पावर, है ना, जिससे वो लिफ्ट कर सकता है हैवी ऑब्जेक्ट्स को, और इट इज़ ऑफन मेजर बाय हाउ मच वेट अ पर्सन कैन लिफ्ट, है ना, कि किसी की भी मस्कुलर स्ट्रेंथ कितनी कि जा जिम में भाई साहब कितना डंबल तो उठा सकता है। देन इसको डेवलप कैसे करेंगे आप, पुशअप्स, पुलअप्स, वेट लिफ्टिंग, इनसे इसको डेवलप किया जा सकता है। फिर मस्कुलर एंड्योरेंस। एंड्योरेंस मतलब क्या होता है कि आप लंबे समय तक किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हो, और इवन अगर आप थकान हो रही है फटीग की कंडीशन में भी कर सकते हो। आप एंड्योरेंस भी कैसे बढ़ा सकते हो, तो वही पुलअप, पुशअप्स, इन सभी को करके एंड्योरेंस। और एंड्योरेंस बढ़ाने का एक और तरीका है रनिंग, ठीक है। तो रनिंग करके भी या वॉकिंग करके भी आप अपने एंड्योरेंस को बढ़ा सकते हैं। फिर फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, सो ये बेसिकली रेंज ऑफ मूवमेंट होता है, और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए कौन कौन से टेस्ट रहते हैं, सिट एंड रीच टेस्ट, फ्लोर टच टेस्ट, टो टच टेस्ट, है ना। तो ये कुछ टेस्ट है जिसको आपको याद रखना है। फिर बॉडी कंपोजिशन, है ना, बॉडी कंपोजिशन एक परसेंटेज ऑफ बॉडी वेट रहता है हमारी बॉडी के अंदर, जिसमें आपके फैट, टिश्यू, मसल, बोन, लिगामेंट ये सब आ जाते हैं। और बॉडी जो कंपोजिशन है इसको मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं BMI, बॉडी मास इंडेक्स, जिसको हमने अभी कुछ देर पहले ही पढ़ा था। तो BMI और वेस्ट हिप रेशियो, है ना, WHR मतलब क्या होता है, वेस्ट टू हिप रेशियो, इन दोनों को यूज़ किया जाता है बॉडी कंपोजिशन को नापने के लिए। तो ये था अपना वाला चैप्टर। अब जल्दी से MCQ लगा लेते हैं। फुल फॉर्म ऑफ BMI क्या है, तो BMI होता है अपने पास बॉडी मास इंडेक्स। देन BMI का फॉर्मूला पूछा गया है, तो हमने अभी पढ़ा था कि वेट ऑफ द बॉडी डिवाइड बाय हाइट ऑफ द बॉडी, है ना। तो अपना ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेट लेना है अपने को kg में, हाइट लेना है मीटर में, उसका स्क्वायर करना है। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास हार्वर्ड स्टेप टेस्ट मेजर क्या करता है, अभी हमने देखा कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ टेस्टिंग, है ना, इनमें से क्या टेस्टिंग नहीं है। तो ये हमारे बिल्कुल इस बार सिलेबस का इतना पार्ट नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो, और इस वाले क्वेश्चन को भी आप स्किप कर सकते हो, है ना, क्योंकि ये पहले हमारे सिलेबस में हुआ करते थे, अब नहीं है। देन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को हम देखें तो टेस्ट से आप क्या समझते हो, तो जो हमने 2 डेफिनेशन लिखी उसमें से कोई भी एक डेफिनेशन लिखनी है, सेम मेजरमेंट और इवैल्यूएशन में भी आपको करना है। देन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहाँ पर पूछा है कि 5 कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस को कैसे एडमिनिस्टर करते हैं। तो अभी जो हमने लास्ट में पढ़ा था, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, है ना, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस हो गई, फिर उसके बाद आपका एंड्योरेंस हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, तो उन सारों को कैसे यहाँ पर उनके जो भी हमने फिर पार्ट देखे थे, जैसे बॉडी कंपोजिशन में हमने देखा था क्या, BMI देखा था, वेस्ट टू हिप रेशियो देखा था, तो उनको आपको लिखना है। तो ये वाला क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। और प्रैक्टिस क्वेश्चन देखें जिसको आप आंसर कीजिएगा, हालांकि हम भी अब मिलके करते हैं। रविशंकर एक फिजिकल एजुकेशन टीचर है कॉलेज में, और एक प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहा है जहाँ पर उनको डेटा को कलेक्ट करके एसेस करना है। देन वो प्लान करता है टू एडमिनिस्टर अ मस्कुलर स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टूडेंट, है ना, वो चाहता है कि भाई साहब बच्चों की मस्कुलर स्ट्रेंथ को जाना जाए। तो कौन कौन से टेस्ट हैं जिसको कंडक्ट किया जाए, और डिटेल प्रोसीजर अगर आप बता सके तो बताएं, है ना। तो देखो, स्ट्रेंथ को जानने के लिए हम कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं, हम पुशअप्स करवा सकते हैं बच्चों से, है ना, कि बच्चों पुशअप्स करो। हम बच्चों से सिटअप्स करवा सकते हैं कि बच्चों सिटअप्स करो, है ना। और इसको स्कोरिंग कैसे होगी कि नंबर ऑफ पुशअप्स, जितने पुशअप्स कर लिए वो उसका स्कोर हो जाएगा। सेम सिटअप्स में भी यही होगा, है ना। तो ये 2 टेस्ट हम करवा सकते हैं, तो आप आराम से इसको लिख सकते हो, है ना। तो ये एक केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ये थे अपने पास ये वाला चैप्टर 6। थैंक यू सो मच। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, सवाल या सुझाव हो, तो उसको आप जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोज़ बनाने के लिए।
सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को आप जरूर से दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।